गुरुदेव जी आप हो, आप तो वैसे डंडा उठाए घूमते रहते हो, आपको क्या आवश्यकता है इस काम की। प्रिंसिपल को दो ही प्रकार के बच्चों के नाम रहते जी हैं, जी जी। या तो अच्छे बच्चों के नाम मिलेंगे या शरारती बच्चों। शरारत। पंकज मलिक है हमारा, अच्छा बड़ा शरारती था, जी। अच्छा, जो अभी वे हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक है, जी 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 हमारे शिष्य रहे। जी। हालांकि हमारे टिकैत साहब हैं हाँ जी सिसौली के, जी तो उनके उस परिवार के दो बच्चे पढ़ते थे, जी एक नरेश टिकैत, जी उनके जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं उनका बेटा था गौरव टिकैत, और एक राकेश टिकैत इनका बेटा था चरण सिंह। बाबूराम राठी थे, जी 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 बाबूराम राठी के भी दो बालक थे, हर्ष राठी, और ये अनुभव सिंघल है, जी जी अनुभव जी। कार्डियो के हैं। मैंने ऐसे बच्चों के तो कितने बच्चों के नाम बताऊं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे हमारे यूएसए में, जापान में, कनाडा में जी। और जर्मनी में बहुत बालक कि जहाँ को नींव रखते थे वहीं बाधा। हाँ वो कहते हैं, ये हमारा ये के। हमारा के। मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए की तो जमीन है, तुम 22 लाख रुपए मांग रहे हो, हम कहाँ से देंगे, संस्था के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे। बोले जी भाई साहब सीधा हम रिश्वत मांगी थी। है? सीधी रिश्वत मांगी। नहीं, समस्या कोई विशेष बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड मैटर है थोड़ा वो अंडरस्टूड मैटर है, वो तो आते ही सब है, जगह है। सब जगह है। वो तो अब ज्यादा खराब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लाइन आज भी उतनी प्रासंगिक लगती है, वज्र से कठोर बाहर, भीतर करुणा का सागर। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का व्यक्तित्व इन्हीं शब्दों का जीवंत उदाहरण है। उनकी जो कठोर अनुशासन उन्होंने सिखाया है, न जाने कितने विद्यार्थियों का जीवन उन्होंने इस इस अनुशासन के थ्रू बनाया है। आज उनके आशीर्वाद से न जाने कितने विद्यार्थी अ, अपने परिश्रम और संस्कार का उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग अपने जीवन के हिस्सों में। ऐसे ही अनुशासन और मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत श्रीमान भूदेव सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं द फिक्स इंडिया पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और आजकल आप क्या करते हैं सर? आजकल आप, पहले तो आप प्रिंसिपल थे, आपने अपने जीवन का एक हिस्सा दिया है, एक महान इंस्टीट्यूट बनाया है जहां से बहुत सारे बच्चे निकले हैं। 2018 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद हमारे जो 3 विद्यालय थे मुजफ्फरनगर में, जी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, जी लाला जगदीश प्रसाद और डिग्री कॉलेज, जी उनका मैं एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने काम किया। जी दूसरा, फिर बिजनौर जनपद में एक मंडावर स्थान है, उसके पास में ही LRDSVM इंटर कॉलेज मोहनिया मंडावर जी बिजनौर, उसके प्रबंधक की जिम्मेदारी मेरे पास इस समय है। मैं 2022 में वहाँ प्रबंधक बन गया था। उस विद्यालय की संपूर्ण जिम्मेदारी देखभाल का कार्य कर रहा हूँ। अभी 1 वर्ष पहले हम लोगों ने अपने गांव में, हमारा गांव हिमप्रदीपा में रहता है, पड़ता है, वहाँ पर एक आरओ पानी का प्लांट लगाया है। जी तो उसके बाद शेष बचा हुआ समय सामाजिक जीवन के लिए तो चलता रहता है, कभी मुजफ्फरनगर, कभी बिजनौर। तो इसलिए अभी लाइफ में कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं रिटायर्ड हो गया या कोई। ये ये तो आपका बड़प्पन है सर, आज भी आप सेवा कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उन और कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है उनका जीवन बनाने में, और ऐसा मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से सुना भी है। आप अपने जीवन में, मतलब आप अपने स्कूल टाइम में कैसे थे? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई स्कूलिंग की? शुरुआत तो गांव के स्कूल से ही, जो प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में, जी वहां से मैंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। जी उसके बाद कक्षा 9 में चांदपुर में हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर में है, जी बिजनौर में, जी वहाँ पर मैंने विज्ञान वर्ग में प्रवेश लिया। फिर मैंने चांदपुर में ही गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद साहू जैन डिग्री कॉलेज नजीबाबाद,
वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने बिजनौर से वर्धमान डिग्री कॉलेज है वहाँ से बीएड की शिक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा जी। उसके बाद मैं अपने कंपटीशन की तैयारी में लग गया। अच्छा सर, कंपटीशन की तैयारी पे भी आएंगे सर। आप बचपन में मतलब कैसे थे? आप मैंने देखा है आपने बहुत सारे शरारती बच्चों को सुधारा है, उनकी अच्छी तरह से कुटाई की है। अच्छा, असल आप में बचपन में कैसे थे? क्या है कि बचपन में देखिए जब तक हम गांव में रहे जी। तो हम बहुत सीधे साधे जैसे बालक एक रहता है। अच्छा। शहर में निकलने के बाद जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे हाँ जी। तो थोड़ी उद्दंडता भी आई अच्छा। और डिग्री कॉलेज में पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। जी। डिग्री कॉलेज में इमरजेंसी के उपरांत ही हम लोग वहाँ थे। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, चुनाव बंद हो गए थे, तो 77 में फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। तो दो दो विद्यालय की कक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। वो एज ए छात्र संघ का जैसे अध्यक्ष होता है उसी रूप में वो काम करते थे। तो मैं भी अपना उसका एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। आप बचपन में पिताजी आपके कैसे थे? आप पिताजी से हमारे डरते थे या माताजी से डरते थे? माता पिताजी थोड़ा कम पढ़े लिखे थे। पिताजी हमारे कक्षा 4 पास थे उस समय के। हालांकि उस समय कक्षा 4 पास करना भी अपने एक में बहुत बड़ा माना जाता था। हमारे पिताजी पटवारी हो गए थे। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर चूंकि हम लोग कृषक हैं गांव में, अच्छी बड़ी खेती है भगवान की कृपा से, तो घर में कोई खेती करने वाला नहीं था, तो हमारे बाबा जी ने पिताजी को फिर कृषि में लगा दिया था। माताजी बिना पढ़ी लिखी थी। तो दोनों लोग अपना उनका साया हम पर बना रहा। उन्हीं के संस्कार बने रहे। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की थी उस दौरान? हाँ, कंपटीशन बीएड करने के बाद थोड़ा तैयारी आदमी करता ही है। मैं भी लगा, मैंने कहा शायद कहीं अच्छी। फिर ये जो आपका वो कंपटीशन की तैयारी, फिर ये लाला जगदीश प्रसाद और भागवती का शुरू होना, उनके बीच में ये बीच की कहानी क्या है? ये असल में जब मैंने बीएड कर लिया तो खाली था, मैं तैयारी में लगा हुआ था। तो हमारे गांव के पास एक गांव उलेढ़ा पड़ता है। उलेढ़ा के एक आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक थे, उनसे हमारे परिवार का बड़ा अच्छा संबंध था, रिश्ता था। वो आते जाते रहते थे। डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझसे पूछा, भाई आप भूदेव क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैंने बीएड कर लिया था और मैं तैयारी कर रहा हूँ। बोले आप ऐसा करो, अगर आपको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है हम मना नहीं करते, लेकिन आप धामपुर में अपना सरस्वती विद्या मंदिर चलता है, आप वहाँ चले जाओ, से वहाँ काम करो और वहाँ आपको एक डॉक्टर दिनेश चंद त्यागी विभाग प्रचारक थे उस समय, वो मिलेंगे। मैं उनकी बात सुन करके अगले दिन वहाँ चला गया। जा करके उनसे मेरी बात हुई। दिनेश जी ने कहा आप क्लास कब से लेंगे? मैंने कहा जब से आप कहो, मैं तो चूंकि तैयारी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसी समय मेरा साक्षात्कार करने के बाद तुरंत मुझे क्लास में भेज दिया और अपॉइंटमेंट उसी दिन से धामपुर में 1982 में मैं सहायक आचार्य बना। फिर जून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस कहते हैं इसको, उसके प्रशिक्षण वर्ग लगते थे जगह जगह। उस समय तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही लगता था। तो मुझको जून के महीने में वो 25 दिन का प्रशिक्षण वर्ग था, लखीमपुर खीरी में वो लगा था। मैं वहाँ वर्ग करने के लिए चला गया। हालांकि उस वर्ग में वर्ग बड़ा कठिन था, क्योंकि पहली बार बाहर निकले थे और 25 दिन के लिए घर छोड़ा था। दूसरा, वो चूंकि पूर्वी क्षेत्र है, हम लोग इधर पश्चिम के रहने वाले थे, हमारा जो खान पान है पश्चिम का, वो मूल रूप से जैसे उड़द की दाल है, इस तरह का खान पान था। ये आपको बहुत पसंद है? अच्छा। उड़द की दाल मुझे क्या, पश्चिम के लोगों को सभी को पसंद है। बिजनौर में तो खासकर, बिजनौर में उड़द का और उड़द की दाल का बहुत प्रचलन है, बहुत प्रचलन। वहां तो कोई शादी हो तो उड़द की दाल, तेहर भी हो तो उड़द की दाल, संस्कृति में हो चुका है उड़द और उड़द की दाल।
वो वहीं नहीं है, ये यहाँ पे भी मुजफ्फरनगर तक हाँ भी है। जी ये 3-4 जिले ऐसे हैं जहां उड़द की दाल और ये उड़द का प्रयोग काफी होता है। जी खैर, वहां जब हम प्रशिक्षण में गए तो प्रशिक्षण में जाने के बाद वहां अरहर की दाल और वो लाल फूल वाला काशीफल कहिए, अच्छा कद्दू कहिए, हम जी लोग जी तो जी ग्रामीण भाषा में उसको कहते हैं, वो था और दोनों समय वही मिलने लगा। बड़े परेशान, जी 2-3 दिन बाद हर ठीक करना था अपने को, हाँ समायोजित करना था उसमें। जी खैर वहाँ गुड़ मिल जाता था, गुड़ एक अच्छा जी साथ में खाने के लिए, जी तो कुछ गुड़ खाया, गर्मियों के दिन थे, पानी पिया। वो 3-4 दिन बाद हमारा रूटीन लगभग आदत में था, आदत में बनाना था, जी भाई खाएं तो खाना ही है, ना खाएं तो खाना ही है, जी खाना वही है। जी खैर, वो अभ्यास में आ गया और हमने वहाँ पर शारीरिक, योग, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के शिक्षाओं को वहाँ सीखा। 25 दिन के बाद हम अपना धामपुर में आ गए। जी धामपुर फिर मैं जून 84 तक रहा जी आचार्य के पद पर। जी काफी मेहनत की हम लोगों ने वहाँ। उस समय ये जूनियर हाई स्कूल हुआ करते थे। जी फिर मेरे क्रियाकलाप के आधार पर, मेरी योग्यता के आधार पर धामपुर से मुझको प्रधानाचार्य बना करके वर्ष 1984 में जी कोटद्वार पौड़ी अच्छा जी के लिए भेज दिया गया। जी वहाँ प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। वहाँ भी 1 वर्ष के बाद फिर पुनः जी संघ का द्वितीय वर्ष करने के लिए मुझको कहा गया। मैंने स्वीकार किया, चूंकि संगठन का काम है, और मैं संघ का द्वितीय वर्ष करने के लिए कानपुर गया। जी कानपुर, अब आप जानते हैं जून के महीने में वो ट्रेनिंग लगती है, बड़ा संघर्ष, बड़ी गर्मी, और वो भी पूर्वी क्षेत्र है। जी खैर, वहाँ भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और 25 दिन का वो वर्ग करने के बाद हम वापस लौटे। उसके पश्चात फिर चूंकि वर्ग करके कोटद्वार आ गए। कोटद्वार में हमने वर्ष 88 में जी शुरू में एक बाल मेला लगाया। जी बाल मेला प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसमें। जी तो वहाँ एक जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते एक तेलीपाड़ा फार्म है कोटद्वार में, उनको जी मुख्य अतिथि बनाया। जी वो आए, उन्होंने बल्कि एक विद्यालय के पास जमीन कम थी, शिशु मंदिर के साथ चलता था विद्या मंदिर, तो हमने उनसे आग्रह किया, भाई साहब विद्यालय खोलना है, इंटर कॉलेज करना है, जी आप, हमको जमीन की आवश्यकता थी। वो बड़े लोग थे, उनका फार्म था, पास में ही चलता था, तेलीपाड़ा फार्म के नाम से। उन्होंने 2 एकड़ भूमि देने की वो घोषणा कर गए। घोषणा हो गई। उस कार्यक्रम में प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के पूरा काम देखते थे सह मंत्री के नाते आदरणीय प्रकाश जी, जी वो भी उपस्थित थे। वो हमारी कार्यशैली से, हमारे परिश्रम से, उस बाल मेले को देख करके बड़े खुश हुए। अब उनके मन में हो सकता है पहले से कुछ चल रहा हो, उन्होंने फिर मुझसे अलग से कहा, बोले भाई हम आपको कहीं ले चलना चाहते हैं, आप चलेंगे हमारे साथ स्थानांतरण के रूप में। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ, जी इस बेल्ट में अगर कहीं आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जी उनकी बात हो गई। जी बोले ठीक है, हम पत्र डालेंगे, मिलेंगे आपसे। जी प्रकाश जी और बिजनौर जिले के जिला प्रचारक दोनों लोग होली वाले दिन, होली से 1 दिन पहले जी ये वहां पहुंच गए हमारे गांव। मैं भी गांव गया हुआ था, तो मैं तो देख कर आश्चर्यचकित हुआ, भाई ये प्रकाश जी आज यहाँ होली खेलने आए हैं, क्या मामला है। जी खैर, वो तो अपना उनका दिए था, बात करनी थी, बैठे वो अलग से। बोले भाई हम आप आज आपसे बात करने के लिए आए हैं, बात तो आपसे हो ही गई थी, अब आपकी सहमति चाहिए, मुजफ्फरनगर के लिए स्थान है, आप बताइए। मैंने कहा जी बिल्कुल तैयार हूँ। वो अपना कहे, बोले मैं आपके पास पत्र भेज दूंगा। तो तभी होली के 5-7 दिन बाद एक पत्र आ गया, और पत्र आने के बाद वो आकर के फिर मुजफ्फरनगर आ गए हम लोग, इस भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर के लिए, ये पहला यहाँ पे जहां से मुजफ्फरनगर शुरुआत हुई है, शुरुआत यहाँ मुजफ्फरनगर की। जी जी इसमें आ गए तो यहाँ उस समय तो चार्ज ले लिया, जी हालांकि
उस समय के जो प्रधानाचार्य महोदय थे उनको उन्होंने निलंबित किया। अब वो क्या कारण थे तो मैं नहीं पता कह सकता, लेकिन उनको मेरे सामने निलंबित किया, एक पत्र दिया। अजीब सी स्थिति थी उस समय। हाँ, अजीब सी स्थिति थी और मुझको उनसे कहा आप तुरंत चार्ज दीजिएगा। तो मैं भी आश्चर्य, मैंने कहा ये तो मामला कुछ और है। खैर कोई बात नहीं, हम तो चुप बैठे थे अपना। चार्ज उन्होंने कहा जी मैं कल दे दूंगा। बोले कल नहीं, आज अभी चार्ज दीजिए, जो भी है आप अभी दीजिए। 8वीं तक का विद्यालय था ये भी। 2 वर्ष पहले ही ये विद्यालय प्रारंभ हुआ था, 1986 में। 1986 में, ठीक ठीक ठीक। 8वीं क्लास का पहला बैच था। अच्छा। और सरकार ने उसी वर्ष ये विद्यालय नहीं, माध्यमिक के उत्तर प्रदेश सरकार के जो विद्यालय थे, ये अपना सत्र चेंज किया था। अच्छा। सत्र ये 1 अप्रैल वाला जो जी। सीबीएसई का सत्र रहता है, जी जी। वही सत्र यहाँ चेंज हुआ था। जी। तो 20 अप्रैल 1988 को मैंने यहाँ चार्ज ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद प्रकाश जी तो अपना चले गए, प्रधानाचार्य ने चार्ज दे दिया, कुछ था ही नहीं स्कूल में। अब जब फिर अगले दिन अब उसे देखना शुरू किया तो यहाँ विवाद ही विवाद और समस्याएं समस्याएं। चुनौतियां शुरू हो गई यहाँ पे आते ही। हाँ नहीं, असल में क्या था, वो पहले से ही मामला चल रहा था, अब हमको तो जानकारी नहीं थी। जी जी। अब सबसे बड़ी समस्या तो मेरे सामने ये आई, आप कहेंगे कि आपके सामने क्या चुनौती आई, तो वो चुनौती मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती तो ये आई कि सरकार ने जो सत्र चेंज किया था, मेरा परिवार चूंकि कोटद्वार रहता था और मुझको स्पेशली ये कहा गया था कि जब तक कोटद्वार की व्यवस्था ना हो आप दोनों जगह का चार्ज संभालेंगे। वो एक साथ संभालने के थे आप? हाँ, एक साथ कोटद्वार भी आप संभालेंगे और मुजफ्फरनगर भी संभालेंगे। अब 8वीं तक का विद्यालय और कहाँ कोटद्वार है, पौड़ी गढ़वाल में, कहाँ मुजफ्फरनगर है। खैर चैलेंज था, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। हम 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, और यहाँ चूंकि मेरा परिचय लोगों से नहीं था तो संघ कार्यालय है यहाँ गोल मार्केट में, संघ कार्यालय पर, अब तो बदल गया, संघ कार्यालय दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मेरा हुआ रहना, वहीं अपना आ गए विद्यालय के बाद में, और रानी झांसी के आसपास कहीं अपना छोले भटूरे खा लिए, कभी कुछ खा लिया, पेट तो भरना ही था। लोगों से संबंध नहीं थे, परिचय नहीं था। खैर अपना काम चलता रहा। उसके बाद दूसरी यहाँ चुनौती सबसे बड़ी थी, स्कूल में कुछ नहीं था, 1 पैसा भी नहीं था। जब वो कैश बुक देखी तो कैश उस पर पैसे नहीं थे, खाली 3104 रुपया कैश बुक के आधार पर मुझको सौंपा गया। वो 3104 कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड का मतलब होता है वो प्रधानाचार्य की जेब में ही था। अच्छा। हाँ, रजिस्टर में एंट्री थी उसकी केवल। अच्छा। अब ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई। तीसरी चुनौती आई कि यहाँ प्रबंध समिति में विवाद था। प्रबंध समिति भंग थी मुझसे पहले से ही। अब हमको तो तब बाद में जानकारी मिली। उसके पूर्व विधायक हुआ करते थे डॉक्टर सुरेश संगल। स्कूल जो बनाया भागवंती मूल रूप से लाला अश्मीचंद थे, मंडी के प्रसिद्ध व्यापारी, उनकी माताजी के नाम पर यह विद्यालय है भागवंती। इनमें दोनों में कुछ संबंध इनके खराब थे, जिस कारण वो प्रबंध समिति को भंग किया होगा। कार्यवाहक प्रबंधक काम कर रहे थे। फिर अब समस्या तो है, अब बहुत बड़ी समस्या, उधर पैसा नहीं है, उधर प्रबंध समिति में विवाद है, हम किससे अपनी समस्या का समाधान करें। उसके बाद में कुछ कार्यवाहक जो प्रबंधक थे, कार्यवाहक प्रबंधक ही चाहते थे कि भाई ये एक पूरा हफ्ता यही काम करें। अच्छा जी। वो आपको जो कोटद्वार आना जाना पड़ता था, दोनों जगह की जिम्मेदारी। हाँ, दोनों जगह की जिम्मेदारी निभाया, कोई बात नहीं। उसमें इन्होंने आपसे कुछ, हाँ, कुछ हमको लिखा पढ़ी भी की, नोटिस भी दिया। अब ये कहने की बातें नहीं, नोटिस भी दिया। मन भी हमारा खराब हुआ। मैंने कहा भाई हम तो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हम 2-2 जगह का काम कर रहे हैं, सैलरी एक जगह से मिल रही है, और परिवार हमारा कोटद्वार रह रहा है, होटल की हम रोटी खा रहे हैं, इसको किसी ने नहीं देखा। खैर हमारे संगठन मंत्री महोदय 2 दिन बाद प्रकट हो गए। मैंने कहा जी आप इसको संभालो भाई साहब, हम तो चले। बोले भाई चौधरी साहब, हम आपको इसलिए थोड़े लाए थे यहाँ, हम तो इसलिए लाए थे आप इस विद्यालय को सुधारिए, इस विद्यालय को ठीक करिए। हमारा पर्पज यहाँ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमारा पर्पज यहाँ राजनीति करना नहीं है, आप इस विद्यालय में लगिए, बाकी काम हम अपने आप देखेंगे। हमने उनकी बात स्वीकार की,
बहुत अच्छा। और हम अपने काम में लग गए। हमने बहुत मेहनत की इस विद्यालय में, हमको वहीं रहने के लिए इन्होंने जगह दी। हमने उन विद्यालय के बच्चों के लिए हमने अतिरिक्त कक्षाएं चलवाई क्लास के साथ साथ। फिर जो एक कक्षा 6 में सरकार की ओर से स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, उसे कहते हैं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, उसकी हमने अलग से क्लास चलवाई। ऐसे ही एक कक्षा 8 जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे कक्षा 8 में रहते हैं उस समय उपस्थित, उनकी भी एक परीक्षा होती है छात्रवृत्ति की, उसको कहते हैं एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा। हमने दोनों परीक्षाओं की तैयारी बालकों की अलग से कराई और उसका परिणाम भी आने लगा। उसका ये समझिए, मैंने धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि अगर जिले में 60 या 65-70 बच्चे चुने जाने हैं, तो एक बार तो स्थिति है कि शायद 50-55 बच्चे हमारे थे। विभाग में खलबली मच गई, बोले भाई ये क्या है, ये सारी छात्रवृत्ति यही विद्यालय ले लेगा। स्कूल वाले भी नाराज होने लगे। अच्छा, हाँ, स्कूल वालों, जो ये जिले के जो दूसरे जो आसपास के विद्यालय थे जिनके बच्चे बैठते थे, बच्चे भाई देखो हम तो मेहनत की बच्चों के साथ में, हमने तो उनकी क्लास चलवाई और उसका लाभ मिला। आज भी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर में हमारे बोर्ड लगे हुए हैं उसी समय के। 1988 में जब मैं आया था, मैंने पहले साल वो बच्चे बैठाए, तो उसमें मात्र 2 बच्चे पास हुए थे। अच्छा, आते ही 88 में। अच्छा, और उसके बाद जो हमने फिर तैयारी के बाद लाइन लगी है, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, जिले पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। खैर उसके बाद में ये चलता चला गया और विद्यालय भी अपना, हम लोग भी उसकी पढ़ाई लिखाई में खूब मनोयोग से लगे। उसके बाद में एक बार स्थिति ये हो गई कि साहब अभिभावकों की मांग आने लगी, बोले साहब कक्षा 8 के बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएं? तो हमने 93 में हाई स्कूल खोला। और हाई स्कूल क्या खोला, हमारे पास तो मान्यता नहीं थी जी। तो यहाँ पास में ही चेंबर इंटर कॉलेज चलता था जी। वहाँ के एक प्रिंसिपल साहब थे त्यागी जी, हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे बच्चों को एडजस्ट कर लें 1-2 साल के लिए जब तक मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा ठीक है, चूंकि स्तर हमारा अच्छा था, सब लोगों को पता था भागवंती का स्तर बहुत अच्छा है, तो हमने वहाँ हमारे 40 बच्चों का बैच हमने वहाँ उनके यहाँ एनरोल्ड करा दिया। तो जो पैसे वैसे हम बच्चों से लेते थे फीस के, वो त्यागी जी मांग लेते थे। चैम्बर वाले बोले साहब ये पैसे हमें दे दो। कोई बात नहीं, हमें तो बच्चे पढ़ाने थे। कुलदीप जी, उसका प्रभाव ये रहा, 40 के 40 बच्चे हमारे प्रथम श्रेणी से पास हुए, एक भी बच्चा फेल। 93 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय तो एजुकेशन का एक बोलबाला था और लोग पूछते थे कहाँ के बच्चे क्या है, और उस समय में वो परसेंटेज इतनी वो नहीं आती थी। हाँ। वो नहीं आती थी। ये तो अब हुआ है 5-7 साल से अफलातून परसेंटेज आ रही है जी। सारे बच्चे पास। उसके बाद जो है, अब चूंकि रिजल्ट तो त्यागी जी का बना ऑन पेपर, लेकिन हमारे अभिभावकों को ये पता था ये किसके माध्यम से कहाँ से के बच्चे हैं। हाँ, असली मेहनत का उन्हें पता था, मेहनत का अभिभावकों को पता था जी। फिर हमने एक बैच और निकाला 94-95 में। मैंने कहा जी एक बैच और निकालते हैं। तो खैर वो भी बैच, उसमें शायद 50 बच्चे थे, 50 से 55, वो भी सारे बच्चे प्रथम श्रेणी से और एक बच्चा मेरिट में। अच्छा। चैम्बर का भी, हाँ वो नाम चैम्बर का। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 20वां या कोई से रैंक थी उस बच्चे की। अच्छा। उसके बाद स्थिति ये हो गई, अभिभावकों की निरंतर मांग, बोले साहब इसको इंटर कॉलेज करो। हमारी हाई स्कूल की मान्यता हो गई उस दौरान। अच्छा। हाई स्कूल की मान्यता ले ली। अब चूंकि इंटर में भी वही समस्या थी, इंटर में मान्यता लेने के लिए जब हाई स्कूल की मान्यता हो जाती है तो उसके 2 वर्ष बीच में देने पड़ते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है। तो हमने फिर इंटर भी एक बैच उनके यहाँ से निकाला। अच्छा जी। हाँ, मजबूरी थी, वो बीच में गैप देना था। हाँ जी। उसके बाद 98-99 में मान्यता हो गई थी, अपने बैच इंटर के निकल गए थे। 99 में अपनी मान्यता थी। हाँ, लेकिन 96 में ये स्थिति हो गई एडमिशन की, आप आश्चर्य करेंगे कि हमको 2 शिफ्ट चलानी पड़ी। अच्छा। एडमिशन का इतना प्रेशर हमारे पास, इतना प्रेशर हो गया, एडमिशन नहीं कर पाते थे हम किसी को। डीएम की सिफारिश, एमएलए की सिफारिश, सांसद की सिफारिश कोई मायने नहीं रखती थी। हाँ, कोई मायने रखती।
उस समय बड़ा प्रेशर आता होगा बहुत ऊपर से प्रेशर है, बहुत प्रेशर आता और बहुत लोगों से नाराजगी भी है। होगी। नाराजगी भी स्वाभाविक है। जी खैर, कुल मिलाकर के ये है कि साहब जब हमारा अपना इंटर का बैच निकला, जी हाई स्कूल का भी निकला अपना, जी तो हमारे बच्चे मेरिट में आने शुरू हो गए। और 97 में 99 97 98 में स्थिति ये थी कि यहाँ हमने 2 शिफ्टें चलाई अच्छा जी उस एडमिशन के प्रेशर के कारण। जी 2 शिफ्टों में स्कूल की स्थिति बढ़िया नहीं बनती कुल मिलाकर के, सफाई के दृष्टि से। अच्छा जी भाई समय भी पूरा नहीं मिलता बच्चों को, आधे घंटे के पीरियड में क्या होता है, लेकिन मजबूरी थी। 1600 बच्चे हमारे पास उस समय 97 में। जी अब परेशान, दाखला किसका लें, कहाँ करें, क्या करें। खैर, हम लोगों ने विचार किया कि भैया अब हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा जी बाहर निकल करके फिर प्रबंध समिति, जब हम लोगों ने सबने मिल करके जगह ढूंढनी शुरू कर दी, जी और जानसठ रोड पर हमने 97 98 में जी 16 बीघा जमीन खरीदी। जी वो जमीन उस समय 58 माने 58,000 रुपये बीघा, अच्छा जी बहुत सस्ती थी। जी माने उस समय तो महंगी लग रही थी। जी जी 58,000 रुपये बीघा, जी 16 बीघा जगह हमने वो खरीद ली। जी लगभग वो 10 साढ़े 10 लाख रुपए की थी। जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद अब वहाँ स्थिति ये कि वो जमीन चूंकि एग्रीकल्चर की थी, जी एग्रीकल्चर की भूमि को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है आवास में, जी आवासीय शहरी, हाँ, आवासीय योजना में। जी अब यहाँ नक्शा भेजा हम लोगों ने, जी नक्शा पास कराए बिना तो कर नहीं सकते थे। बाउंड्री बाउंड्री का काम कर दिया हमने चालू, बाउंड्री बना दी, जी कुछ नीचे का फाउंडेशन, अपना नक्शा तो बन गया था। जी अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया। जी प्राधिकरण में नक्शा पास कराने पास के कराने के लिए भेजा। जी प्राधिकरण वालों ने कहा जी 22 लाख रुपए आप जमा करो। ये मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने। मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए की तो जमीन है, तुम 22 लाख रुपए मांग रहे हो, हम कहाँ से देंगे, संस्था के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे। बोले जी भाई साहब सीधा हम, रिश्वत मांगी थी है सीधी रिश्वत मांगी ना, थी रिश्वत नहीं थी ये, अच्छा अच्छा ना ना, उनका कहना ये था, उसका डेवलपमेंट चार्ज था। अच्छा जी हाँ, उसका डेवलपमेंट चार्ज था, वो रिश्वत नहीं थी ये, अच्छा जी नंबर 1 का काम था ये। अच्छा जी तो लेकिन हमारे लिए तो नंबर 1 का भी काम बहुत कठिन काम था ये। हाँ जी भाई हम कहाँ से देते 22 लाख रुपए, 10 लाख के तो मांग मांग करके पैसे लिए। खैर ये है, उन्होंने फिर कहा जी ये तो आवास विकास लखनऊ विभाग है हाँ जी और वहां से होगा। अच्छा जी आवास विकास के मंत्री जो थे उस समय, नगर विकास के, जी ये लालजी टंडन थे। अच्छा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी हमने कहा साहब चलो लखनऊ देखेंगे। अब यहाँ से फाइल वाइल बना करके लखनऊ, राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। अच्छा जी हाँ, हमने कोई आदमी ऐसा नहीं छोड़ा संगठन का विद्यालय होने के बाद भी जिससे हमने नहीं कहा। अच्छा जी लखनऊ में लालजी टंडन के पास नगर विकास के चूंकि मंत्री थे, आना जाना, उनके पास कई बार गए, वो भी हाँ नियमानुसार कार्रवाई करें। यहाँ कोई है विद्या भारती के, उनसे कहा, संगठन के कोई आए उनसे कहा। एक बार राजनाथ सिंह आए स्वयं, अच्छा जी हाँ, राजनाथ सिंह के पास भी हम फाइल लेकर के गए। अच्छा बोले कोई बात नहीं, वहीं आ जाना आप लखनऊ, अच्छा जी हो जाएगा काम। अच्छा जी अब आश्वासन तो बहुत लोगों ने दिया, जी लेकिन परेशानियां बहुत आई। हम्म, अब हम वहाँ जो सचिवालय है, जी सचिवालय में जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, हमको 1 साल हो गया चक्कर काटते हुए, रास्ता नहीं हाथ लगा। लखनऊ सचिवालय में हाँ, लखनऊ सचिवालय में, अच्छा जी और मैं ही जाता था। जी संघर्ष मैंने बहुत किया। असल में मैं भी उस समय जवान आदमी था, जी बहुत मेहनत भी की और करने का एक स्वभाव में भी था। जी मैं आता रहा, जाता रहा, तो एक भला आदमी हमको वहाँ आवास विकास में एक मिले, 4थी 5वीं मंजिल पर थे वो वहीं। जी जी बोले आप भाई साहब बहुत परेशान हो और बहुत दिनों से चक्कर काट रहे हो, क्या मामला है। जी उसका हमसे मतलब नहीं था, वो दूसरा देखता होगा जिला। जी मैंने कहा जी मुजफ्फरनगर से इस तरह से मामला स्कूल का, हमारा जो 16 बीघे जमीन है और 16 बीघे में मुश्किल से 3 साढ़े 3 बीघे में स्कूल होगा, जी 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 और बाकी में तो खेल का मैदान रहता है। जी भाई खेल का मैदान है, उसमें कुछ वैसे प्रार्थना सभा है, सारा भवन तो बनता नहीं। जी 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 इनका कहना ये है आपके लोगों का कि साहब 16 के 16 बीघे का पैसा चाहिए, डेवलपमेंट चार्ज। हमारा कहना ये, हम जितना बना रहे हैं, जितना निर्माण कर रहे हैं, उसका पैसा हम आपको देंगे, उतना ले लीजिएगा। बोले बात तो आपकी ठीक है।
तो उस भला आदमी था, सब तरह के लोग रहते सब जगह। जी 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 उसने एक कागज निकाल करके मुझको दिया, बोले आप इसको पढ़ो, बैठाया अपने पास। जी। तो उस कागज में वो गाजियाबाद के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नक्शा पास हुआ था, जी उनके लिए वो जियो बना था, अच्छा उसी समय पास हुआ था वहीं से, लखनऊ से। जी जी उसमें यही शर्त लिखी थी कि जितना पक्का निर्माण आप करेंगे जी उतना डेवलपमेंट चार्ज लगेगा, और बाकी खेल का मैदान रहता है ऐसा वैसा। जी तो बोले जी आप ये ले जाओ। हम जो थे कागज को लेकर के पढ़े और बड़े खुश हुए। उस समय एक सचिवालय में सचिव थे, प्रमुख सचिव जी श्री अतुल गुप्ता। जी मैं वो लेकर के कागज सीधा अतुल गुप्ता के पास, वही 5वीं मंजिल पे बैठते थे। तो इतना अच्छा था, रास्ता सब देख लिया था, आना जाना कोई निर्भीक होकर के जाता था ऑफिस में। उनको मैंने कागज दिया, मैंने कहा सर ये कागज आप जरा सा देखिएगा। अतुल गुप्ता बोले ये कहाँ से लाए आप? मैंने कहा जिसे छोड़ दो, मैं कहाँ से लाया आप? बोले पढ़ करके बोले भाई मुझे भी जानकारी नहीं थी, अब आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये तो चूंकि 2-3 साल पहले हुआ है, जी किसी का कॉलेज के लिए बना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सेम आपका है। बड़ी शांति से मिले, मैंने कहा बताओ मुझे क्या करना है? बोले ऐसा करिए आप अब जो है 15 दिन के बाद आना, जी अब हम इसको अपनी बैठक में रखवाएंगे, यहाँ जी मीटिंग में लखनऊ। जी कोई बात नहीं, हम 15 दिन के बाद फिर गए। कई चक्कर लगे मेरे उसमें, 2 साल तक मैं यही काम करता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। जी वहां साया रिजर्वेशन करा दिया जाने का, वापसी का। अच्छा जी खैर 15 दिन बाद बोले भाई मीटिंग तो हो गई है जी और आपका प्रकरण रख दिया है, उस पर निर्णय नहीं हो पाया आप 15 दिन और रुको। अच्छा जी खैर में जी कोई बात नहीं। 15 दिन के बाद हम फिर पहुंचे, जी तो वो हमारा काम हो गया, हमको पत्र वहां से मिल गया। बोले ये आप भाई साहब बहुत बहुत बधाई। इतने दिन के संघर्ष का फल फाइनली मिल गया। हाँ मिल गया, अच्छा जी और हमने वो पत्र ला करके उन्होंने इनके पास ही भेज दिया, जी प्राधिकरण को जी नक्शा स्वीकृत करने के लिए। इनको दिया ला करके, तो उसमें 40,000 रुपए का शुल्क वो बना। अच्छा जी कहाँ 22 लाख 22 लाख से और 40,000। 40,000 चूंकि वो तो जितना हम बना रहे थे उसी का डेवलपमेंट चार्ज लगा, जी तय जी हुआ वहां। जी ये मांग रहे थे सारी भूमि का, हाँ वो स्कूल का मैदान, वो खेल का मैदान भी कंप्लीट अच्छा मांग रहे थे। ये भी साहब बोले साहब भाई साहब ये तो आपने गजब कर दिया है, तो एक उदाहरण बना दिया यहाँ के लोगों के लिए। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, चलो काम हो गया। खैर वो नक्शा स्वीकृत हुआ, और कुछ उन्होंने पेनल्टी मांगी, चूंकि हमने वो काम अपने अपने स्तर पर जारी रखा था कुछ निर्माण काम का। शुरू कर दिया था, स्कूल हाँ का कुछ हिस्सा शुरू बना कर दिया था, अपने अच्छा स्तर पर शुरू कर दिया था, नक्शा बना करके इंजीनियर से काम शुरू कर दिया था। जी जी एक मंजिल बन गई थी। अच्छा जी उन्होंने कहा जी आपने बना लिया, निर्माण कर लिया, तो 40,000 के करीब उन्होंने और पेनल्टी डाल दी, 40 से 50। फिर मैंने कहा जी आप तीनों मंजिल का स्वीकृत कर दो हमारा। एक मंजिल का 40,000, तो हमने वो करीब 2.25 लाख रुपए तीनों मंजिल का नक्शा स्वीकृत कराया, अच्छा जी उसकी पेनल्टी भी उन्हें दी, और एक मंजिल बन गई थी। अच्छा 2000 में हुआ ये काम। जी उसके बाद हमने यहाँ से कक्षा 6, 7, 8 को हम वहां ले गए, अच्छा जी जानसठ रोड। जी वो भी एक मेरे लिए चुनौती थी। जी जब हम उस विद्यालय को ले गए तो लोग बाग तो कहने लगे साहब बच्चे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? मैंने कहा सब आएंगे, चिंता ना करो आप, ये काम हमारा, जब हमने इतना काम कर लिया तो ये भी करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ भी मेरे साथ 2002 में विद्यालय शुरू हुआ जानसठ रोड, जी और 2009 तक मैं दोनों विद्यालय का प्रधानाचार्य रहा, जी भागवंती का भी और लाला जगदीश प्रसाद का भी। जी यहाँ भी मेरा वही सिस्टम था, 4 घंटे में भागवंती में बैठता था, 4 घंटे वहां बैठता हाँ था। उधर जी सैलरी वेतन भुगतान एक ही जगह से मिलता था। मैंने अपेक्षा भी नहीं की, जी भाई काम तो चलो हम कर रहे हैं, एक ही जगह से होगा। जी जब उसकी मान्यता सेपरेट हो गई इसकी, जगदीश प्रसाद की, हाँ जी तो हमने फिर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में उधर सुनीता गौड़ को सौंप दिया। कुछ शासन से भी आपत्ति आने लगी, विभाग से, कि अच्छा साहब चूंकि दोनों इंटर कॉलेज हो गए, अब आप एक जगह का संभालिए, मैं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने वो 2009 तक, 2002 से 2009 तक दोनों विद्यालय को संभाला, और दोनों विद्यालय को परम वैभव पर पहुंचा दिया। वहां जानसठ रोड पर जी 2005 में मान्यता हुई हाई स्कूल की, और 2009-10 में हो गई इंटर की। जी 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 मान्यता का काम समाप्त हो गया। दोनों विद्यालय के बच्चे मेरिट में छा गए,
अच्छा, ये जो मान्यता लेनी थी आपको, इसमें भी आपके सामने समस्याएं थी? नहीं, समस्या कोई विशेष बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड मैटर है थोड़ा बहुत। वो अंडरस्टूड मैटर है, वो तो वो आते ही सब है, जगह है। सब जगह है। वो तो अब ज्यादा खराब है, हाँ, अब इस समय ज्यादा खराब है, जब ज्यादा उसकी चर्चा ना की जाए तो ज्यादा बेहतर वही है। ठीक है सर। हाँ वही ठीक है, वो सब जगह है मैरिट सब। में आए बच्चे फिर। लेकिन हाँ, हमारे बच्चे भागवंती के भी, जगदीश प्रसाद के भी कभी 5वां स्थान है, एक हाँ बार जी, दूसरा स्थान आया। हाँ जी, लगातार दोनों विद्यालय के कहीं ना कहीं प्रदेश के मेरिट सूची में जी, स्थान जी, आते रहे। यहाँ जिले वाले जिले के निकालते हैं, तो जिले में तो हम हमेशा टॉपर रहे, जी, जी, जिले में तो हमसे ऊपर था ही नहीं कोई। जी, बहरहाल स्थिति ये जी कुलदीप जी, कुल मिलाकर के दोनों विद्यालयों का डंका बज गया। हाँ जी, और मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि 4000 बच्चे जी, दोनों विद्यालय में एक जी, बार को हो गए थे। जी, उसके बाद चूंकि 1400-1500 तो लड़कियां इसमें अब भी हैं हाँ जी, हाँ जी, भागवंती में, वहाँ थोड़ा संख्या घटी है जानसर रोड पर। वो आप लेकिन वो भी, वहाँ भी मेरे पीरियड में 2400 2450 बच्चे जी, वहाँ जी, भी मैंने छोड़े, बड़ा स्टाफ छोड़ा। उसके बाद दोनों विद्यालय अपना ठीक हो गए। फिर 2014 में जब वो विद्यालय भी डेवलप हो गया तो लोगों की डिमांड आई कि साहब डिग्री कॉलेज और होना चाहिए। जी, तो जमीन हमारे पास थी वहीं जी, जी, जानसर रोड पर, हाँ, हमने वहाँ एक डिग्री कॉलेज के लिए भी अपना शुरू कर दिया काम, भवन बन गया। और डिग्री कॉलेज 2017 में उसकी भी मान्यता लेकर के मेरठ यूनिवर्सिटी से वो भी जी, शुरू कर दिया। मैंने अपने पीरियड में 2018 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। जी, 2018 तक मैंने तीनों विद्यालय ये अपने बलबूते पर, भगवान के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से तीनों विद्यालय खड़े किए। मुझे बड़ा संतोष हुआ। हम तो बच्चे हैं आपके। और एक और भी चैलेंज है, जी, वो कोई भी आदमी वहां जाकर के देख सकता है। जी, तीनों विद्यालय में कोई पत्थर नहीं मिलेगा आपको किसी विधायक का लगा हुआ, सब जी, समाज के जी, सहयोग जी, जी, से, सब जी, विद्यालय माने बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसमें समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जी, किसी भी प्रकार का हमने अपेक्षा की तो वो हमको पूरा मिला। लेकिन हमने कभी सरकारी सहायता दोनों तीनों विद्यालय में नहीं ली, जी, अपने बलबूते पर तीनों विद्यालय खड़े किए। आज 40, 42, 43 लोगों का मैनेजमेंट है, जी, जो सदस्य होते हैं इसमें साधारण सभा के। जी, 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 एक भी सदस्य ये नहीं बता सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि साहब हमने 5 रुपए वहां लगाए थे। मुझे पता है हमने कितना संघर्ष जी, किया। जी, जानसर रोड पर जब विद्यालय बन रहा था जी, तो जो बाउंड्री बन रही थी उसकी सबसे पहले, जी, आप आश्चर्य करेंगे, उस बाउंड्री बनाने में सबके खेत थे चौधरी साहबों के हाँ। अगल बगल में। वो भी दिक्कत आज थी। भी है खेत, जी, वो भी एक चुनौती रही बहुत होगी। बड़ी चुनौती थी, जहां को नींव रखते थे वहीं बाधा। हाँ, वो कहते हैं, ये हमारा ये खेत। हमारा खेत। लेकिन वो भी सब भगवान के आशीर्वाद से हमने सबको समझा के बुझा के, भाई जी, विद्यालय है, विद्यालय के लिए कर रहे हैं। खैर वो बाउंड्री भी हुई, भवन भी बना, जी, भवन भी एक मुश्त में बना जानसर रोड का, बहुत अच्छा, बड़ा भवन है, हाँ जी, हाँ जी, सारी सुविधाओं से आज लैस है। जी, तो ऐसा करके वो विद्यालय दोनों बने। तो हमने तो कभी चुनौती को, हमेशा चुनौती को स्वीकार किया। और छोटे से विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में आए थे, जूनियर हाई स्कूल से देखिए इंटर कॉलेज खड़ा किया, जी, डिग्री कॉलेज खड़े किए, और एक नहीं 3 विद्यालय हम लोगों ने बनाए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि समाज का और आप सब भाइयों का बहुत बहुत मेरे साथ आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद बना रहा है। आपका जो कार्यकाल रहा, उसमें आपके सामने बहुत बच्चे निकले, जिनमें शरारती भी थे, पढ़ने वाले भी थे, पढ़ने वालों ने तो डंका लगाया। कुछ नाम याद है जिनके साथ आप कांटेक्ट में हाँ, आज भी मिलते हैं बच्चे, बहुत नाम याद है, सम्मान करते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, बहुत सीना चौड़ा नाम होता है, होगा कि भाई ये मेरे बच्चे हैं? बहुत। मैं कल का एक उदाहरण बताता हूँ। जी, 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 भगवान का बहुत आशीर्वाद है। कल सुरेंद्र नगर में हिंदू सम्मेलन का एक कार्यक्रम था, जी, तो वहाँ विद्यापीठ पीठेश्वर जी महाराज, ये दंडी स्वामी जी, जी, दंडी स्वामी जी आए थे। जैसे ही वहाँ परिचय कराया मंच वालों का, मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष था अच्छा जी, कल वहाँ, जी, मुझे अध्यक्ष बना दिया जी, भाई साहब आप अध्यक्षता करेंगे। जी। तो वो महाराज जी जो थे दंडी स्वामी, अरे भूदेव जी आप हैं। अच्छा जी, तो मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ था उनसे, हाँ जी, लेकिन वो साहब इतनी फिर प्रशंसा करते रहे बैठे बैठे, भाई आपका तो मैंने बड़ा नाम सुन रखा था, आपके तो बड़े, आप तो बड़े वैसे आदमी थे, अनुशासन प्रिय थे, ये तो जनता में कहा उन्होंने बीच में। तो मैंने कहा भाई चलो यही कमाया है।
पंकज मलिक है हमारा, अच्छा जी। बड़ा शरारती था। अच्छा जी, जो अभी वे हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक है, जी, जी, जी। हमारे शिष्य रहे। जी, हालांकि उनके पिताजी हरेंद्र जी जो सांसद हैं, जी, जी। वो भी बेचारे बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, और वो पंकज मलिक जो विधायक है हमारे, जी, जो हमारा स्टूडेंट रहा, जी। मैंने वो भी बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही हमारे टिकैत साहब हैं हाँ जी, सिसौली के, जी, तो उनके उस परिवार के दो बच्चे पढ़ते थे। जी, एक नरेश टिकैत, जी, उनके जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, जी, उनका बेटा था जी, गौरव टिकैत। जी। और एक राकेश टिकैत, इनका बेटा था चरण सिंह टिकैत। अच्छा जी, तो दोनों बालक विद्यार्थी रहे, और दोनों आज वो भी पगड़ी बांध करके ऐसा लगता है पूरे जाट समाज का, हिंदू समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। जी, 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 ऐसे ही जिधर आप अंकित बिहार की तरफ रहते हैं, बाबूराम राठी थे। जी, 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 बाबूराम राठी के भी दो बालक थे, हर्ष राठी और थे। जी। डॉक्टर हुए कई हमारे, अच्छा जी, जो आज मुजफ्फरनगर में भी कई डॉक्टर हैं, जी, जो हमारे पुरातन छात्र हैं। जी, हमारे सुमित डॉक्टर है, ये अनुभव सिंघल है, जी, जी, अनुभव जी, कार्डियो के हैं, जी। बहुत पुराने छात्र हैं। ये 1988-89 के विद्यार्थी रहे हमारे। अच्छा जी, अनुभव सिंघल जी, 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 बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसे ही यहाँ की एक डॉक्टर प्रीति चौधरी थी उस समय, तो अब प्रीति सिंह नहीं, प्रीति सिंह थी। वो प्रीति शर्मा लिखने लगी, शादी वादी कहीं अपना पंडित जी से कर ली अच्छा, होगी, अच्छा कोई जी, बात नहीं, तो सब बच्चों का काम है। बहुत अच्छी कार्डियो की है, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में काम कर रही है। जी, मैंने ऐसे बच्चों के तो कितने बच्चों के नाम बताऊं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे हमारे यूएसए में, जापान में, कनाडा में जी, और जर्मनी में बहुत बालक हैं। शायद अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं, अब चूंकि बहुत समय की बात हो गई, जी। तो जो अच्छे बच्चों के तो देखिए अब भी नाम याद रहते हैं, या प्रिंसिपल को दो ही प्रकार के बच्चों के नाम रहते जी, हैं, जी, जी। या तो अच्छे बच्चों के नाम मिलेंगे या शरारती बच्चों। शरारती। लेकिन वो शरारती वाले भी, उनको ये नहीं कह सकते वो खराब थे। जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो शरारती बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। जी, और मैं तो ये देखा था, मैं एक आध बच्चे को तो कहता नहीं जो सुनने के लिए मिलता है, लेकिन जनरली जो भी हमारे सामने बच्चे पढ़े, बड़े संस्कारित, बहुत अच्छे, बड़े सभ्य परिवारों से वो बच्चे थे। और आज वो भी कहीं ना कहीं अपने डंका बजा रहे हैं, जी। अपना बोलबाला है उन बालकों का, और अच्छा काम समाज के लिए वो कर रहे हैं। बच्चे थोड़े बहुत शरारती होने नहीं, चाहिए। बच्चे तो देखो स्वभाव है। जी, जी, जी। ऐसा है, ये 12, 13, 14, 15, 16 जी। साल तक की जो आयु है, हाँ जी, जी। ये एक प्रकार से किशोर अवस्था है। किशोरावस्था। और किशोर अवस्था में बालक का चंचल होना स्वाभाविक है। जी, अगर बालक चंचल नहीं होगा तो वो भी खराब है। जी, जी, आप एक उदाहरण में छोटा सा, वैसे दो अलग देना तो नहीं चाहिए, जी, गधा और घोड़ा जी। कोई फर्क है? नहीं, वो उसमें गाय और बछड़ा, हाँ, बछड़ा उछलता है, कूदता बछड़ा है, हाँ, वो है। और जब वो बैल बन जाता है तो वो सारा काम खत्म हो जाता हाँ। है। वो एक अलग वो काम में चला जाता है हाँ, वो उसका। फिर हाँ, तो ये मानव स्वभाव है। हमारे जो बच्चे हैं, भाई पहले बालक है, बालक से फिर वो तरुण हुआ, जी, किशोर हुआ। जी, अब किशोर में भी क्या है कि उस आयु में संभलने की आवश्यकता है। जी। अगर बालक संभल गया तो बालक जिंदगी भर बहुत अच्छा। इसीलिए वहाँ पे ना एक अनुशासन की ज़रूरत होती है और वो हाँ, आपसे बच्चों ने बहुत सीखा, वो बहुत मतलब बच्चे सक्सेसफुल विद्यालय में असल में अनुशासन भी एक पार्ट है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जी, लेकिन नैतिक शिक्षा जी, अनिवार्य रूप से वहाँ दी जाती है विद्यालय में। जी, योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। उसके बाद बालक की ये जो अपनी बौद्धिक शिक्षा, जी, जिस बच्चे ने भी अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सम्मान सीख लिया, जी, सम्मान करना वहाँ सिखाया जाता है, जी, अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं, जी, महापुरुषों के जीवन परिचय पढ़ाए जाते हैं। तो जिन्होंने भी वो सीख लिया, वो बच्चे मैं समझता हूँ बहुत आगे हैं, और आज भी वो सम्मान के पात्र हैं, वो सम्मान कर रहे हैं कहीं ना कहीं चले। तो आप अपने जो आपका जो व्यक्तित्व था वो एक तरीके से थोड़ा-सा ना बच्चे डरते थे और घर में भी और आपका जो पेशेवर मतलब जो आपका जो एक आप 2 स्कूल सँभाल रहे थे, उसको बैलेंस करने में थोड़ा तो घर पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता था, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता था? नहीं, घर से कोई मतलब नहीं था। देखिए मैं बताऊं आपको भाई साहब,
मैं बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ और बहुत अच्छा किसान हूँ। जी, जी। हमारा परिवार में बहुत अच्छी खेती है। जी, मुझे इतना लगाव था इन विद्यालयों के प्रति, मैं घर नहीं जाता था जी, और कभी गया भी तो शाम को गया, सुबह ही भाग गया। जी। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई सीएल नहीं ली, जिसे कहते हैं कैजुअल लीव, अच्छा। आकस्मिक अवकाश। अवकाश इतने रहते हैं प्रिंसिपल के पास, टीचर्स के पास, नौकरी करने वालों के पास। होली का है, दिवाली का है, दशहरा का है, रविवार का है, दुनिया भर के त्योहार है। जी, तो ये थोड़े थोड़े ही हैं। अब मान लो इसके बाद भी आप छुट्टी ले रहे हैं तो क्या मतलब है? कैसे चलेगी संस्था? संस्था तो समर्पित भाव से चलती है। और संस्था ही नहीं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, जी, उस काम में यदि आप समर्पित भाव से उस काम को कर रहे हैं, अपना समझ करके काम कर रहे हैं, वो काम हमेशा सफल होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस आदमी के सामने कोई लक्ष्य नहीं रहता, वो कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। ये आज की पीढ़ी के लिए तो सबसे ज़रूरी संदेश है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये कहा गया है, ठीक है। जी, अब वो कई बार क्या है, जैसे वो कायर है ना, का पुरुषा देवेन दे मिति, भाग्य देगा, कायर कहते हैं। जी, भगवान के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो भाई? अपने आप करो, कर्म में विश्वास करो। जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी, कर्म में विश्वास करो, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान अपने आप देगा जो। तो कर्म करो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। यही एक सफलता का मूल मूल मंत्र है। इसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा। और जो आदमी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता, लक्ष्य का सामने लक्ष्य को लेकर के काम नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। जी। अच्छा, इतने सारे अनुभव आपने जीवन के अभी तक देख लिए हैं, इतनी सारी चुनौतियां देख ली है, तो आपको लगा कि हाँ, अब जीवन में मजा आ गया इन सबको करके? नहीं, जीवन में देखिए, मुझे तो सबसे अच्छा आनंद तब आता है जी, जब अपनी प्रशंसा दूसरे न जानने वाला भी करता है। जी, जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको अभी दंडी स्वामी का उदाहरण दिया, जी, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं भी बैठा था, हमारी कॉलोनी के बहुत सारे लोग थे, वो कहने लगे, बोले जी आप जानते हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं आज तक नहीं मिला महाराज जी से। लेकिन महाराज सुनता तो है ही है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो 10 जगह चर्चाएं होती हैं। जी, आप खराब काम करोगे, संस्था को डूबती है, उसकी वैसी भी चर्चाएं जी, होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चे हैं, हम जिस विभाग में भी जाते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। चूंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया, जी, कोई ना कोई शिष्य हमारा वहां मिल जाता है। जी। गुरु जी कैसे? मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, आपको चेहरे से नहीं जानते होंगे लेकिन नाम से ज़रूर जानते हैं। एक बार की मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। जी, वैसे ही मुझे भी शौक लगा, मैंने कहा मैं रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लूं। जी, अब रिवॉल्वर के लाइसेंस में बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। जी, पहले तो बनता ही नहीं, जी, दुनिया भर की सिफारिशें दो, पैसा भी लगता है। तो मैंने अपनी फाइल चालू की। फाइल चालू की तो वाई दी वे, यहीं का जो मंडी का थाना था, जी, उसके दरोगा जी के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। जी। वो कहने लगे जी क्या करोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, शौक है, ऐसी है यार, चाहिए भाई। अच्छा, खैर, उन्होंने मेरी फाइल आगे बढ़ाई। हाँ जी, अब उसमें फिर जांच आती है, हाँ जी, उसके मेडिकल होते हैं। जी, अब मेडिकल में तो खुद जाना पड़ता। जी, मैं गया जी, तो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, जी, जी, जहां जाऊं, बोले एक लेडी बैठी थी हाँ। उनके पास जब मैं गया मेडिकल के लिए, अच्छा भूदेव जी आप हो? आप तो वैसे डंडा उठाए घूमते रहते हो, आपको हाँ, क्या आवश्यकता है इस काम की? मैंने कहा जी समय की मांग है, आवश्यकता तो कुछ नहीं है, आज देखा है। मुजफ्फरनगर आपके आवश्यक, नाम से जानता था एक समय। भगवान की इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। वो मेरी फाइल जी, डीएम साहब ने स्वीकृत की, बिना एक नया पैसा नहीं लगा। अच्छा जी, ईमानदारी की बात, एक नया पैसा नहीं लगा, जी, ना मैंने किसी से सिफारिश की। फाइल अपने आप भागी चली गई जी, और लाइसेंस बनकर मेरा घर आ गया। तो मैं तो ये मानता हूँ सब भगवान का प्रसाद जी, है। जी, लोग बाग तो चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, आज जहाँ जाते हैं वहीं बच्चे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, गुरु जी प्रणाम, पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं। किसी विवाह शादी में हम जाते हैं तो विवाह शादी में 2-4 चेले जरूर मिल जाते हैं। अब मान लो हमारे साथ आप गए या 2-4 और के, बोले जी तुम्हारे तो यहाँ भी बढ़िया चल रही है। मैंने कहा भाई हमने यही कमाया जिंदगी, जी, जी, हमने पैसा नहीं कमाया, जी, हमने यही कमाया। और आज बड़ा संतोष होता है उन सब चीजों को देखकर। अच्छा, जो नई पीढ़ी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, परेशान है और मैं स्पेशली उनके लिए जो कुछ करना चाहता है। देखिए, नई पीढ़ी के लिए भी मेरा एक ही संदेश है, एक ही बात है। सबसे पहले तो उनके सामने हमारा लक्ष्य जो है वो स्पष्ट हो, जी, जी, हमें करना क्या है।
लक्ष्य स्पष्ट होगा तो निश्चित रूप से वो अपने आगे बढ़ेंगे। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो अपना काम करें। चूंकि ये कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत बलबूते के आधार पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा था, अपने कर्म को सलाम करो, अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगे तो हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। ये कलाम साहब के शब्द हैं। तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए, तो ऐसे ऐसे मैंने अनेक प्रकरण आते हैं कि सब अच्छा है। बाकी बच्चे आज भाई, ये तो मैं तो यही कहूँगा, बच्चों में अच्छे संस्कार, उनके सामने लक्ष्य, ये हर समय लेकर के अपने बड़ों का सम्मान करके वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। भारत माता की जय। आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कुछ अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय एक संस्था को दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए, उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।